गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। आज से हम भौतिक विज्ञान की कक्षा आपके लिए लेके आए हैं और अब ये पाठ ख़त्म होने के बाद ही रसायन विज्ञान का दूसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पहली यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम है प्रकाश और इसमें प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, मानव नेत्र है और रंग बिरंगा संसार करके एक और पाठ है। तो 3-4 पाठों का ये लगातार श्रृंखला है जिसकी पहली जो शुरुआत है वो हम आज यहाँ से कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणों का किसी चिकनी सतह पर टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का मतलब केवल इतना है कि माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यहाँ पर बच्चों A और A' एक परावर्तक तल दिया गया है जिस पर एक आपतित किरण आ रही है। जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये देखिए नीले रंग से हमने बना दिया, ये आपतन बिंदु है। इसी बिंदु पर हम एक 90 अंश की रेखा खींचेंगे जिसको अभिलंब कहा जाएगा और ये अभिलंब पूरे तल पर लंबवत होता है। लंब और अभिलंब में केवल यही अंतर है कि लंब किसी खास बिंदु पर लंबवत होता है लेकिन अभिलंब पूरे तल पर लंबवत होता है। तो ये तल पर लंबवत खींचा गया है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर टकराएंगी और परावर्तित होकर दूर चली जाएंगी। ये पूरी प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। परावर्तन के संबंधी नियम को जरा देख ले। परावर्तन के 2 नियम हैं और पहला नियम क्या कहता है? कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो। जबकि दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी परावर्तन की घटना में बनने वाला आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है जिसको हम लोग कोण I से दिखते हैं। और परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो हम लोग कोण R से लिखते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। कई बार ये 2 नंबर में बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। आइए चलते हैं, जरा बात करते हैं समतल दर्पण की। परावर्तन के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में फिर 2 भाग हो जाते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए पहले बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण हमारे कोर्स में नहीं है, पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम दोहरा देना चाहते हैं। समतल दर्पण इस तरह का होता है, एक सीधी कांच की पट्टी होती है जिसकी पिछली सतह पर पॉलिश की जाती है और इस पॉलिश के होने की वजह से ये दर्पण की भांति कार्य करता है। तो कांच की पट्टी पर अगर पीछे की तरफ सिल्वर पॉलिश कर दी जाएगी तो वो दर्पण बन जाता है। आपने दर्पण देखा ही होगा, हम लोग के घर में सामान्यतः चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो तल है ये परावर्तक तल है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो बहुत खास है, जरा ध्यान दीजिएगा। वो सदैव आभासी होती है, वस्तु के आकार के बराबर होती है और ये बड़ी खास बात है कि इस प्रतिबिंब के बाएं और दाएं भाग एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित हो जाते हैं। बायां और दाहिना आपस में बदल जाता है। जैसे यहाँ इस चित्र में समझाया गया है कि रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो 4 अलग अलग खाने बनाकर उनमें रंग भर दिए गए हैं और जब हम इसका प्रतिबिंब देखते हैं तो ब्लू के सामने ब्लू आता है। मतलब यहाँ पर अगर देखिए तो दाहिनी तरफ ब्लू कलर है और यहाँ पर बाईं तरफ ब्लू कलर हुआ। इसका मतलब कलर जो है आपस में फ्लिप हो गए। दूसरी बहुत ज़रूरी बात एक ये है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार सदैव बराबर होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार सदैव बराबर होता है। इसी कारण वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इसको हम लोग U कह देते हैं, इसको V कह देते हैं। और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव बराबर होती है। ये खास बात है समतल दर्पण की।
इसी बात को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आवर्धन, समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान 1 होता है। एक खास बात है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी लंबाई, मान लीजिए h लंबाई का कोई व्यक्ति है, वो अपनी पूरी लंबाई को दर्पण में देखना चाहता है, अपनी छाया पूरी देखना चाहता है, तो फिर उसे h/2 लंबाई का दर्पण लगेगा। अगर आधी लंबाई का दर्पण लेके आएगा कम से कम, तो वो अपने आप को पूरा देख पाएगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, और अब हम आगे अगले पेज की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए क्या कुछ रखा है। दर्पण की जहाँ तक बात आती है, तो मैंने अभी आपको बोल के बताया भी कि दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, और गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल 2 अलग अलग प्रकार के दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में एक बात पीछे रह गई थी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फोकस दूरी होती है, फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या बटे 2 होती है। वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाई 2। ये सभी जगह प्रयोग में आता है सूत्र, और इस पर कई बार 1 नंबर का सीधा सवाल भी आता है। आइए जल्दी से सीख लेते हैं कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा अवतल दर्पण है। यहाँ पर हमने एक चम्मच बनाई है आपके लिए, और यहाँ से समझना बहुत आसान होता है, हालांकि बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी उदाहरण के थ्रू इसको जल्दी से समझा जा सकता है। इस चम्मच में धंसा हुआ भाग होता है और चम्मच में एक उभरा हुआ भाग होता है। जो धंसा हुआ भाग है और जो उभरा हुआ भाग है, ये गोलीय दर्पणों में पाया जाता है। गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं? गोलीय दर्पण खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, और इस खोखले गोले को जब आप यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पर भी वैसा ही चम्मच जैसा पदार्थ आपको प्राप्त, कटोरी जैसा, आप चम्मच कह लीजिए चाहे कटोरी कह लीजिए, इस तरीके का आपको तल मिलता है। ठीक है, ये बाहर से ये उभरा हुआ तल है, और ऊपर से देखेंगे तो ये अंदर धंसा हुआ तल है, ये देखेंगे तो उभरा हुआ है। ये हमारा उभरा है और ये हमारा जो है वो धंसा है। बस अब इसी को ध्यान से देखना है, और इसको देखते ही आप बता सकते हैं कि कैसे हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण को विभेद करेंगे। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग होता है वो परावर्तक तल होता है, और जो धंसा हुआ भाग होता है उस पर पालिश की जाती है। यहाँ पर उत्तल दर्पण आपके सामने बनाया हुआ है हमने, ये उत्तल दर्पण है। तो इस हिसाब से उत्तल दर्पण में ये अंदर की तरफ पालिश है, ऊपर वाला भाग परावर्तक तल है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में क्या होता है? इसका ठीक विपरीत होता है, यानी कि धंसा हुआ तल जो है वो परावर्तक तल की भांति कार्य करता है और उभरे हुए तल पर पालिश की जाती है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते क्यों हैं? प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब देता है, वस्तु चाहे जहाँ भी रखी जाए। बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है, और इसको आप बहुत आसानी से पा सकते हैं। मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इन सभी युक्तियों में पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए गाड़ी के बाहर एक दर्पण लगाया जाता है, और उस दर्पण को हम कहते हैं ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो ये जितना भी ORVM होता है वो सब उत्तल दर्पण ही होता है, और उसमें एक लाइन लिखी होती है, ऑब्जेक्ट सीन आर क्लोजर देन एज दे अपीयर। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपको, जो भी चीज़ दिख रही है, वो जितनी दूर आपको दिख रही है वो उतनी दूर नहीं है, वो उससे पास है। क्यों पास है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो आकार में छोटा बना है, यानी दूरियाँ कम हो गई हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ अगर छोटी है तो आपको लगता है कि दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है, वो दर्पण की वजह से छोटी लग रही है। वस्तु वास्तव में बहुत पास है। धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है कि ORVM को कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो वो कुल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है।
6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है और इनमें से 5 वास्तविक होते हैं और 1 आभासी प्रतिबिंब होता है। बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा उल्टे बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, ये इनकी पहचान भी है। तो ध्यान रहे कि वास्तविक प्रतिबिंब पहली बात तो पर्दे पर बनते हैं, तथा सदैव उल्टे होते हैं। जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, परंतु इन्हें पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को उत्तल और अवतल दर्पण की खास बात पता चल गई। अब आइए ज़रा इसी में हम लोग थोड़ा सा और दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंबों का बनना, कुछ साधारण नियम हैं यहाँ पर, और उसमें नियमों को आप अगर प्रयोग करें तो बहुत आसानी से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण सदैव परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। हम पहले नियम लिख देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो नियम नंबर 2, फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और इसके बाद एक और तीसरा नियम और होता है,
दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। तो बेटा ये 3 तरीके के, ये 3 मुख्य नियम हैं। और अब इसमें से कुछ पद आपको समझने हैं, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है ना। तो इनको ज़रा समझते हैं और इसके लिए हमको थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे उत्तल दर्पण को लेकर के। उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है जिसका उभरे हुए भाग पर हम लोग उभरा हुआ भाग परावर्तक तल होता है और जो भीतरी भाग होता है उसके ऊपर पॉलिश होती है। तो इस तरीके से हमने पॉलिश कर दी है। ये जो दर्पण है ये कैसे बना होगा? ये दर्पण बना होगा किसी गोले से काट करके, किसी खोखले गोले से काट करके, है ना। तो हम लोग अगर किसी खोखले गोले से काट करके ये दर्पण बना है तो हम लोग उस गोले का केंद्र निकाल सकते हैं क्या? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इस गोले को जब हम पूरा करेंगे तो ये इसी तरफ तो पूरा होगा, ऐसे ही जा करके, है ना। इस तरीके से ये दर्पण, इस तरीके से ये पूरा खोखला गोला जो है बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा सर्किल ही बना देते हैं एक ज़रूरत भर की त्रिज्या का। 1 मिनट। अब यहाँ से हमने एक लगभग एक ऐसा सर्किल ले लिया और ये दर्पण को पूरी तरीके से तो नहीं मैच कर रहा है, एग्जैक्ट रेडियस का सर्किल होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, लगभग मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये सर्किल पूरा किया और ये जो है ये इस सर्किल का सेंटर है और ये सेंटर और उसके बीच की दूरी है। तो यही जो है ये C कहा जाता है, इसको F कह देते हैं। और ये जो C बिंदु है यही वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और इसको कहें तो कह सकते हैं वक्र का केंद्र। मतलब उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी बात हमने आपको बताई फोकस। तो फोकस अगर मार्क करना है तो पहले आपको फोकस दूरी पता होनी चाहिए, वो होती है वक्रता त्रिज्या भागी 2। अब वक्रता त्रिज्या तो आप समझ गए होंगे, जिस वक्र से काट कर बनाया गया है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक परिभाषा आई वक्रता केंद्र की, और क्या है परिभाषा? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से अगली बात आ रही है वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या, इसको R से लिखते हैं। और फिर क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया गया है उस वक्र की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात आती है फोकस बिंदु की, तो फोकस बिंदु की पहचान करने के लिए ये सूत्र आप लगा सकते हैं, और बाकी हमने आपको बताया ही है, जो नियम है वो आपके सामने है कि क्या क्या उसके नियम हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा टूटी रेखा कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में कि हमने ये माना है कि ये गोला किस तरफ पूरा किया गया है। तो इस हिसाब से आपको ये भी पता चल गया कि जो हमारा वक्रता केंद्र है वो किस दिशा में होगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक बात है। उत्तल दर्पण के लिए यह वक्रता केंद्र जो है हमारा किस दिशा में होगा, इस बात की भी आपको जानकारी मिल गई। जो प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की किरण आती है वो हमेशा पालिश के विपरीत आती है। तो आइए देख चलते हैं ज़रा कि इसी चीज़ को, अच्छा एक मिनट, एक बात और रह गई, उसको भी ज़रा देख लीजिए कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और यह भी वह अक्ष है, यह वह रेखा है जो वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और ध्रुव को मिलाता है। ये P बिंदु ध्रुव कहा जाता है। तो फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आइए अब हम लोग सीधा एक दर्पण बना रहे हैं और इस पर पीछे से पालिश कर रहे हैं। पहचान तो आप गए कि ये है उत्तल दर्पण। यहाँ पर हमने इसका एक मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है। और ये एक बिंदु हो गया जिसको हमने कह दिया C, और ये बिंदु हो गया जिसको कह दिया F। अब पहला नियम देखें जरा, नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, आपने पढ़ा है फोकस से जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये इस तरीके से प्रकाश की किरण है और फोकस से होकर चली गई। मान लीजिए कि हम लोग एक किरण और बना लेते हैं, यहीं पर एक किरण हमने और खींच ली, सॉरी एक किरण हमने और खींच ली, और इसके लिए भी जब परावर्तन होगा इसका, तो यह भी कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। टूटी रेखा से हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया क्योंकि प्रकाश की किरणें पालिश को पार करके दूसरी तरफ नहीं आएंगी। यहाँ पर ज़रूरी यह है कि आने का और जाने का तीर जरूर लगाया जाए, क्योंकि किरण और रेखा में यही अंतर होता है। किरण हमेशा एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ जाती है, जबकि रेखा में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि ये जो दर्पण है ये अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, और इसीलिए इसको हम लोग रिफ्लेक्टर में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये तो नियम नंबर 1 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, अब सवाल ये है फोकस तो इस तरफ है, वहाँ से कैसे प्रकाश किरण कोई आएगी। तो ये इसी का रिवर्स है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर नियम नंबर 2 की बात करेंगे तो आइए ज़रा नियम नंबर 2 पर चलते हैं।
अब हम बात करने जा रहे हैं नियम नंबर 2 की। सबसे पहला काम अपना वही है, दर्पण को बनाइए। दर्पण बनाने के बाद फिर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये मुख्य अक्ष को दिखाएगी। यहाँ पर कुछ दूरी पर हमने फोकस मार्क किया है और उतनी ही दूरी पर इधर भी फोकस ले लिया, और जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर हमने यहाँ पर भी एक वक्रता केंद्र ले लिया। वैसे तो फोकस और वक्रता केंद्र यही है, लेकिन इसको भी फोकस और वक्रता केंद्र उतनी ही दूरी पर मान लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फोकस बोलते हैं इसको। और अब की बार जो प्रकाश की किरण है मेरे बच्चे, वो जाएगी कहाँ से? फोकस से होकर आएगी, यानी कि प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी। आ रही है बात समझ में? और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। दोबारा से खींच लेते हैं। उसी बिंदु से उसको उठाना है हमको। वो बिंदु नहीं एक जगह मिल रहा है, इसलिए बार बार खींचना पड़ रहा है। देखिए इस बार शायद एकदम सही आ जाएगी। हाँ ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण आई और ये वापस लौट गई। ठीक है। इसी तरह से अगर हम नियम नंबर 3 बताएं, तो नियम नंबर 3 में बहुत एक आसान सी बात आपके सामने है और उसको समझना कोई बहुत दिक्कत नहीं है। इसी डायग्राम में हम बना दे रहे हैं लाल रंग से वो रेखा, और ये रेखा इस तरीके से है, यहाँ से मान लीजिए। तो यही गई है, यही वापस आई है। ये लाल रंग से जो बनी है वो नियम नंबर 3 है, यानी सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। चाहिए तो बना देते हैं एक बार अलग से, कंफ्यूजन ना हो। ताकि बच्चों अगर कोई भी डाउट आपको बने तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम रोज़ कमेंट चेक करते हैं कि किसी को कोई डाउट हो तो वो ऐसा ना हो कि रह जाए। तो बराबर दूरी पर बना लीजिए, और इसके बाद यहाँ से एक प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर गई, तो जिस तरफ गई उसी तरफ वापस हो गई। अपने मार्ग को उसने दोबारा से रिट्रेस कर दिया। ये हो गए हमारे आज के नियम। और मुझे लगता है कि अब वीडियो लंबा होगा, इसलिए किरण आरेख बनाना हम लोग अगली कक्षा में सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना? क्योंकि हमारे लिए इस समय सबसे पहली प्राथमिकता हमारा और हमारे परिवारजनों का स्वास्थ्य है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोई समस्या है, कोई बात हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।